हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आप लोगों ने अपना टाइम टेबल स्टडी का सेट कर रखा होगा डेली फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम लोग सी-टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सी-टेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो श्रृंखलाएँ चली आ रही हैं प्रश्नों की। सीडीपी सब्जेक्ट की बात करेंगे। मुख्य बिंदु जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सीखना तथा उनके सिद्धांत, यानी कि लर्निंग एंड देयर थियरीज। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे आज और कम समय में ज़्यादा प्रश्न लिए जाएंगे क्योंकि थियरी से संबंधित अगर थियरी की बात होगी तो एक लेंदी प्रश्न वो भी है, लेकिन उस पर अलग वीडियोज बनेंगी सभी मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों को लेकर। तो एक वो डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ पे प्रश्नों पे उतनी व्याख्या नहीं की जाएगी, फिलहाल एक आउटलाइन ज़रूर देखा जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और 30 में 30 अगर आपका 30 प्रश्न है, 30 में 30 आपका स्कोर रहता है या जितना भी आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके बारे में कर ली जाए तो देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छे खासे हैं और यहाँ से जो बेसिक होता है ये बेसिक ही है टॉपिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने अपना सिलेबस पढ़ लिया होगा अब तक सभी सब्जेक्ट के। और जो ये आज का जो प्रश्न होने वाला है ये बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि सभी बेसिक चीज़ें अगर पता होंगी तो आप जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से मिलेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है। तो इस तरह से कथन और परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ये जो इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध बार आपको सी टेट में भी देखने के लिए ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अधिगम करता है, लर्निंग करता है, तो उसके अनुभव में और उसके सीखने में एक परिवर्तन आता है, चेंजेज आता है, क्योंकि स्कीमा में भी परिवर्तन होगा। अनुकूलन में जो पियाजे साहब आपके समायोजन, एकोमोडेशन, एसिमुलेशन की बात करते हैं उनमें जो है डिफरेंस दिखेगा। तो ये कथन किसका है। वुडवर्थ का, गेट्स का, स्किनर का, क्लार्क, हल का। पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जो कथन है वो गेट्स के द्वारा दिया गया है और कथन आपको रटना ही है। एक प्रकार से ये कर सकते हैं कि आप जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं, अधिकतर 5-6 मनोवैज्ञानिकों के, जैसे मान लीजिए अधिगम से ही संबंधित टॉपिक लिखिए, कथन लिखिए और उनमें देखिए कि कौन सा वर्ड अलग है। तो की वर्ड सिर्फ याद कर लीजिए और बाकी सभी लोगों के कहने का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सी विशेषताएं होती हैं। व्यवहार में परिवर्तन, अर्जन, एक्विजिशन जिसे कहते हैं, परिपक्वता से नहीं, उपरोक्त सभी। तो दूसरे के सही आंसर की बात आप करेंगे। पहले समझ लीजिए, जब हम अधिगम करेंगे, जब हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, सही। और अधिगम जो है वो अनौपचारिक भी हो सकता है, औपचारिक होगा भी हो सकता है। तो औपचारिक जब होगा तब तो वो अधिगम होगा, क्योंकि औपचारिक कहने का मतलब है जब आपको नियम कानून के साथ वेल ड्रेस्ड होके और बहुत ही पोलाइटली आपको चीज़ों को पढ़ना रहे, तब तो आपका अधिगम हो जाएगा। लेकिन अर्जन जो होता है वो अनौपचारिक तरीके से होता है, कहीं पे भी बिना किसी नियम कानून के हम चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे अपने परिवार में भाषा सीखना, छोटा बच्चा जब भाषा सीखना शुरू करता है, बोलना, तो वो अपने परिवार से ही बिना नियम कानून से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। परिपक्वता से नहीं, अधिगम कभी कभी ऐसा होता है कि परिपक्वता नहीं होती। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो भाषा का अनुकरण कर करके अपने आसपास पड़ोस में कैसे बोल रहे हैं लोग, उनका अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है, तो परिपक्वता उस टाइम नहीं होती। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चीज़ें, आप कहीं कह देंगे कि नहीं तीसरा ऑप्शन निगेटिव है। निगेटिव ऑप्शन नहीं है ये, क्योंकि सीखना हमेशा परिपक्व लोग ही नहीं सीखते। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपरिपक्व होता है, परिपक्वता नहीं होती उसमें, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ नई चीज़ों को सीखता है। आगे देखते हैं, अधिगम प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अधिगम प्रयत्न और भूल, जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के सिद्धांत में दिया है, वो कह रहे हैं कि वही बात है कि इसमें महत्वपूर्ण कारक क्या है। लक्ष्य,
प्रेरणा, क्रिया या अभ्यास। देखिए, जब आप सीखने की बात करते हैं, ठीक है, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? प्रेरणा। अगर आपकी रुचि है, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये चीज़ सीखना है, तभी वो चीज़ आपको आएगी। अन्यथा आप कितना भी मन लगा लें, कितनी भी कोशिश कर रहे, प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, आप लक्ष्य निर्धारित कर लें कि नहीं मुझे करना है, जब तक आपका मन नहीं होगा, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है प्रेरणा, इंटरेस्ट या मोटिवेशन, आप जो भी कहें। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, पावलाव, स्किनर, लेविन और टॉलमैन। तो देखिए, पावलाव अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, सूझ, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और कुत्ते पर इन्होंने जो बातें कही थी, जो प्रयोग किया था इन्होंने, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चारों लोग। 3 लोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टॉलमैन से संबंधित इस बार प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन इस टाइम पावलाव, स्किनर और वाइगोत्स्की, पियाजे, ये लोग पूरा धूम मचा रखे थे। इन लोगों से प्रश्न आए थे इस बार सीटेट में, और जैसा कि अगर आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो आपको लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये लोग। तो जिस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो जो हैं वो हैं आपके स्किनर साहब। चौथा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, पावलाव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने बात की? कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो हम लोगों ने अभी अभी किस पे बात की है कि पावलाव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया। और क्या इसमें प्रयोग किया कि उन्होंने UCR जैसे नियम दिए उन्होंने। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि कुत्ता लिया, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, वो भूखा था, और उसके सामने रोटी आई, रोटी आने से पहले घंटी बजाई गई, और उसके बाद रोटी आई। तो कुत्ते को पता चल गया कि जब जब घंटी बजाई जाती थी तो रोटी आती थी, तो उसके पहले उसकी लार जो है टपकती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को दिया। ये एक आउटलाइन है, इस पर एक बहुत ही अच्छी चर्चाएं होंगी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और अपने कन्फ्यूजन को दूर करते रहें, और खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। ये ऑप्शन सही हो गया। छठवें का, क्रिया प्रसूत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव और हल। छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो स्किनर साहब क्या क्रिया प्रसूत अधिगम इन्होंने लाए हैं ये, और इनके बारे में बातें होंगी जब भी हम टॉपिक को ब्रॉड लेंगे। 1-1.5 घंटे का जब सेशन होगा तो उस पर बातें की जाएंगी। सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। देखिए, जब अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात आती है तो आप जानते हैं कि कोहलर की बात होती है, और कोहलर किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादियों में आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सिगमंड फ्रायड साहब हैं, जो यौन विकास के बारे में बात करते हैं, जो सेक्स ड्राइव के बारे में बात करते हैं, और जो बातें करते हैं मस्तिष्क के चेतन और अर्धचेतन, अवचेतन के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो भी। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किस पर किया? बंदर पर, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर या चूहे पर? आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, कोहलर ने। और इन्होंने ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किया था। उन्होंने चिंपैंजी को क्या किया था कि एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बहुत ऊपर केला लटका दिया था, और उसके पिंजरे के एक तरफ ही उन्होंने एक डंडा रख दिया था। तो पहले तो जो चिंपैंजी होता है उसको ये याद नहीं रहता कि अगर मैं डंडा जो हमारे बगल में रखा है, स्टिक जो रखी हुई है, अगर उससे मैं केले को पाने की कोशिश करता हूँ तो पा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बहुत देरी तक जो खुद से पाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या करता है कि अचानक उसके मन में ये आता है कि वो स्टिक देखता है और उसको अचानक से सूझ आ जाती है। अंतर्दृष्टि, उसका अंतर मन काम कर देता है, जो अचेतन में रहता है वो चेतन में आ जाता है उसका मन, और वो डंडे से केले को पा लेता है। तो वहीं पे ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत चिंपैंजी पर कोहलर साहब ने किया था। आगे देखते हैं, अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने का तरीका है क्या है? अभिप्रेरणा देना, प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीक प्रयुक्त करके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 9वें के सही आंसर की बात करेंगे। प्रलोभन मतलब लालच होता है, तो लालच तो हम नहीं देंगे बच्चे को। जैसे जो स्किनर साहब हैं वो प्रलोभन को यानी कि रीइंफोर्समेंट
पुनर्बलन को नहीं मानते हैं, बहुत कम मानते हैं। पुनर्बलन देना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं देना चाहिए, जैसे कि बेटा एक पोएम सुना दोगे तो हम आपको 5 रुपये देंगे। अब बच्चा 5 रुपये पाने के लिए पोएम सुनाएगा, ऐसा नहीं कि सीखने के लिए। तो पुनर्बलन हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए, जैसे कि बच्चे ने अगर पोएम सुना दिया तो उसके लिए क्लैपिंग करवा दिया जाए, उसको सराहित किया जाए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, अगली बार और अच्छा करके आइएगा। तो इस तरह से तो 9वीं का जो सही आंसर हो जाएगा वो बच्चे को मोटिवेट करना सबसे बड़ा प्रभावशाली तरीका हो जाएगा। अभिप्रेरणा देना, जैसे 2 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, पढ़ने में नहीं ठीक है, तो उन्हें क्या करेंगे आप, अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए A to Z आपने पूछा और बच्चे ने A to F बता दिया, F तक उन्होंने स्पेलिंग बता दिया, तो आप उसे ये नहीं कहिए कि दंडित करिए कि जेड तक क्यों नहीं याद हुआ, बस एफ़ के लिए ही उसे कहिए कि बेटा बच्चे ने आज बहुत मेहनत की है, इसके लिए आप सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए। तो बच्चा बहुत खुश होगा कि मेरे लिए क्लास में मैम ने या सर ने क्लैपिंग करवाई है। तो ये मोटिवेशन का एक काम हो जाता है, और एक इसे ही एक पॉजिटिव पुनर्बलन का पॉजिटिव पुनर्बलन भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है। अधिगम सफल कब होगा, हम पूरी तरह से अस्थायी अधिगम सीख कब सकते हैं? प्रशंसा करके, पुरस्कार देकर, नेतृत्व करके, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा करके। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अधिगम सफल तभी होगा, हम प्रशंसा कितनों भी कर लें, पुरस्कार चाहे जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, वो कर लें, उनका नेतृत्व कर लें, लेकिन अगर बच्चे का मन नहीं होगा कि वो ये चीज़ सीखना चाहता है तो वो चीज़ नहीं सीखेगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें का, कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है उस व्यक्ति में, उस बच्चे में लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा हो, वो खुद चाहता हो, वो तत्परता से चाहता हो कि मुझे ये चीज़ सीखना है और सीखना है। आगे देखते हैं, जैसे अगर आपने ठान लिया कि मुझे सीटेट इस बार क्वालिफाई करना है, तो ये लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है आपकी, और ये सफल होगा अधिगम आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। गेट्स व अन्य का, सिम्पसन का, वुडवर्थ का, मार्शल का। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सीखने पर जो प्रयोग किया है इन्होंने, वुडवर्थ जी ने अच्छा किया है, और इन्होंने नियम सिद्धांत भी अच्छे दिए हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए वही चीज़ है, दोहराकर इस प्रकार से एक ही प्रश्न आता है, बस वो किस प्रकार से घुमा फिरा के आएगा, वहाँ पे आपको अपने मन को कंसंट्रेट करके प्रश्नों को पढ़ना है, और बहुत ही केयरफुली ऑप्शंस को भी पढ़ना है। कभी कभी प्रश्न दोहरा के पूछ देता है लेकिन ऑप्शंस अलग कर देता है, और ऑप्शंस में ही हम बहुत फंस जाते हैं, और वहीं पर हमारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। जब हमारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, बेसिक चीज़ें, सॉरी, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कन्फ्यूजन जो है वो आप हमेशा कन्फ्यूजन को सॉल्व करते रहें। तो देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो कोहलर साहब ने किया, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और वनमानुस या चिंपैंजी पर उन्होंने बात की है, प्रयोग किया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो देखिए, पियाजे साहब का जो इस बार सीटेट हुआ है अभी अभी जल्द ही, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो धूम मचाए हैं वो संज्ञानात्मक विकास के ही हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक 4 जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, अवस्थाएं दी हैं, उनसे प्रश्न बहुत पूछा गया, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने काम किया है। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलाव, स्किनर, अभी अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में, थॉर्नडाइक और कोहलर। 14 के सही आंसर की बात करें तो स्किनर साहब ही हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर काम किया। आगे देखते हैं, डैश के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। पावलाव ने प्रयोग किया किस पर? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर और चूहे पर। तो हम लोगों ने अभी भी बात कर ली कि पावलाव ने किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसको जो है घंटी बजा के वो भोजन देते थे। इन्होंने ही बात किया है अनुबंधन सिद्धांत और अनकंडीशनल थियरीज, जिसे आप कहते हैं, इस तरह से भी इसमें पूछ देता है प्रश्न, जो अभी अभी हम लोगों ने बात करी। और यही UCR, CR, CS की बातें करते हैं पावलाव साहब भी, और इन पे एक बहुत ही बड़ी चर्चा हो जाती है, तो फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं।
बाद में इनके बारे में बातें की जाएंगी। जब इनसे संबंधित थ्योरीज अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे थ्योरी डिस्कशन की जाएगी। थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक थॉर्नडाइक जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस श्रेणी में आएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो व्यवहारात्मक सिद्धांत को मानते हैं और यहीं पे उन्होंने अच्छे से जो है, चाहे वो सीखने का सिद्धांत दिया हो या बुद्धि का सिद्धांत दिया हो, उन्होंने यहीं से व्यवहारात्मक तरीके से दिया है। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई टॉपिक बात करने वाली रही नहीं फिलहाल। आगे देखते हैं, अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहे पर। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी अभी, चिंपैंजी और उन्हीं को वनमानुष भी कह देता है, कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछ देता है, तो आप जानते रहिए। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया, ठीक है? पावलाव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो थॉर्नडाइक साहब ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया और अभ्यास का सिद्धांत दिया, प्रभाव का सिद्धांत दिया। ये तीनों बहुत ही गौण नियम हैं। इनके बारे में ये वो कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें त्रुटि और प्रयास होता है। कहने का मतलब है कि गलतियाँ होती हैं, फिर से हम चीज़ों को सीखते हैं कि अरे इस प्रकार से गलती होगी, दोबारा से फिर से कोशिश करते हैं। तो ये प्रभाव का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, जो बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। 20 का क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो हम लोगों ने अभी भी बात करी कि अंतःदृष्टि की बात कौन करते हैं? कोहलर साहब करते हैं। और कोहलर साहब कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद से, वो गेस्टाल्टवादी हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, सीखने के नियम दिए हैं पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान ही गए होंगे, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, जिसमें से 3 गौण नियम है: तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ठीक है? सीखना है, लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो आप जान ही गए होंगे, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रयास और भूल, त्रुटि और प्रयास जिसको कह रहे हैं वही प्रयास और भूल। थॉर्नडाइक ने दिया है, मैकडूगल ने दिया है, कोहलर ने दिया है या पावलोव ने दिया है? तो देखिए 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो थॉर्नडाइक सही हो जाएंगे। मैकडूगल ने क्या बात कही है? विलियम मैकडूगल जो है वो बात करते हैं संवेगों पर, यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर। वो कहते हैं कि जन्मजात ही हमें मूल प्रवृत्तियाँ कुछ मिलती हैं और कुछ आके हम समाज में सीखते हैं। संवेग भी कुछ बचपन से हमें मिलते हैं, जैसे क्रोध हुआ, प्यार करना हुआ और ईर्ष्या करना हुआ, ये सारे संवेग क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं मैकडूगल साहब। कोहलर साहब की बात हम लोगों ने कर ली, इन्होंने सूज का सिद्धांत दिया है। और पावलाव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अभी अभी हम लोगों ने बात की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको याद है तो। आगे देखते हैं, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने का पठार मतलब है जब हम सीख रहे होते हैं तो उसमें जो बाधाएं आती हैं उसी को सीखने के पठार के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी, और यहाँ से प्रश्न पूछ देता है। और डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से, जैसे डायरेक्ट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से तो नहीं पूछता, लेकिन बहुत ही घुमा के मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इस बार जैसे कि कुछ जब सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ सेशन में पूछा गया था प्रश्न, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना नहीं करना चाहिए। देखिए निगेटिव प्रश्न भी ध्यान में रखिए, यहाँ पे निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। तो यही निगेटिव है, निगेटिव ही पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि सीडीपी में, पेडागोगी में दंड देना एक नेगेटिव है, रटना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इन चीज़ों को याद रखें। शिक्षक केंद्रित कहेगा तो भी ये गलत है, बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ होगी वो बातें अलग होगी, वो बातें सही होंगी। 25 का क्वेश्चन देखा जाए कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब सीखने का सबसे
प्राथमिक मूलभूत जो नियम हो जाता है वो तत्परता का नियम हो जाता है, जो इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने दिए है। मैंने अभी भी बात की, गॉड नियम जो 3 थे, तत्परता का सिद्धांत, प्रयास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, और एक जो था त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। ये 3 गॉड नियम है, इन्होंने बातें कही है। तो पहला इसमें तत्परता का सिद्धांत है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, यह सभी तो आप जान ही गए होंगे। जब भी हम सीखना चाहते हैं तो हम किसी का अनुकरण करते हैं। जब हमारी कोई प्रशंसा या निंदा करता है, प्रशंसा करता है तब भी हम पॉजिटिव लेते हैं, निंदा कोई करता है तब भी हम, अधिकतर बच्चे पॉजिटिव लेते हैं कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हम इनको करके याद करके दिखाएंगे। और प्रतियोगिता, जहाँ पे कंपटीशन की बात तो वैसे गलत मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रतियोगिता का कुछ सही अर्थ है कि जब बच्चों में कम्पिटिटिव चीज़ें हो जाती हैं तो बच्चा अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। तो यह सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक का व्यक्तिगता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, उपयुक्त सभी। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बालकों में जो सीखने का जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो सब है, उपयुक्त सभी। बालक का व्यक्तिगता का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा हमें क्लास में मिल रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसके मानसिक सोच में, तर्क करने की क्षमता में परिवर्तन करना है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करना है। पुरस्कार एवं दंड से तो बच्चा प्रभावित होगा ही, प्रशंसा से भी बच्चा प्रभावित होगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। देखिए अभी हम लोगों ने अभी बातें की इनके बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं ये। और संज्ञानात्मक में इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, जैसे जैसे कि हम लोगों ने बातें कर ली। पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप औपचारिक अवस्था और अनौपचारिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी अवस्थाएं उन्होंने अच्छी अच्छी दी हैं, इसके बारे में बात की जाएगी क्योंकि इनसे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं कल, और वो आएंगे और वहाँ पे डिटेल में बातें होंगी। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, ये तो सच में एक अपने प्रकार से बहुत बढ़िया है। सभागार, घर और विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिए अगर विद्यालय और कक्षा का वातावरण नहीं होता तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो हो जाता वो खेल का मैदान हो जाता, लेकिन यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे बहुत बहुत ज़्यादा दबाव, मतलब कि इम्प्रूव करेगा। उनके सोचने की, उनकी तर्क करने की क्षमता, उनके बोलने की क्षमता को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सबसे बढ़िया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे खेल का मैदान हो जाता। आप जानते हैं कि सीटेट में सीडीपी की जब बात होती है तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उन चारों में कौन सबसे बेस्ट है उसको चूज करना होता है आपको। व्यवहार में देखिए 30वां सबसे लास्ट प्रश्न, व्यवहार में माफ़ करिएगा अगर थोड़ी सी इधर उधर से आवाज़ आ रही होगी तो, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन वो भी अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो वो लर्निंग ही होगा। जहाँ अस्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में वो सीखना हो जाएगा, लर्निंग, जो औपचारिक तरीके से सीखा जाता है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। और इनमें से आपका कितना सही हुआ ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी से भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।